नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें बिन ब्याही मां को पुरुष की पहचान से मुक्त कर दिया गया। फैसले के मुताबिक अविवाहित माताएं भी संतान की वैध अभिभावक मानी जाएंगी और इसके लिए पिता की सहमति जरूरी भी नहीं होगी। यहाँ तक कि उन्हें पिता का नाम बताने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की खंडपीठ ने कहा कि पिता की सहमति की शर्त लगाने का मतलब उस पुरुष को वैधानिक मान्यता देना होगा जिसने महिला को छोड़ दिया और बच्चे के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई। इस मामले में अदालत ने दूसरी अहम टिप्पणी ये की है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में मजहब को कानून से दूर रखा जाना चाहिए। ये निर्णय जिस महिला के संदर्भ में आया है, दरअसल वो ईसाई है। दलील थी कि उसके बारे में फैसला ईसाई धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक होना चाहिए, मगर कोर्ट ने अपनी वो व्यवस्था दोहराई जिसमें मुस्लिम धर्म से संबंधित तलाक और गोद लेने के मामलों में वो पहले दे चुकी है। मतलब ये कि हर नागरिक को भारत के धर्मनिरपेक्ष कानून की पनाह लेने का हक है। जो इसके लिए आगे आएगा उसके मामले में फैसला निजी धार्मिक संहिता से नहीं बल्कि संविधान सम्मत वैधानिक प्रावधानों से होगा। ऐसे मामलों में हिंदू लॉ में महिलाओं को पहले से ही स्वाभाविक अभिभावक का दर्जा हासिल रहा है। माना जा रहा है कि इससे समाज में लैंगिक समता और समता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथ ही धार्मिक पर्सनल लॉ का जो दायरा है वो सिकुड़ा है। आज सरोकार में हम बात करेंगे कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी महत्व क्या हो सकता है। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर वकील वृंदा ग्रोवर। आप सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ लॉयर हैं और इसके अलावा आप मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। हमारे साथ हैं बलदेव शर्मा, आप आरएसएस के चिंतक हैं और पांचजन्य के संपादक भी रह चुके हैं और इसके अलावा आपकी एक और पहचान ये है कि आप नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। हमारे साथ हैं कपिल सांखला, आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और सिविल मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं एना एम वेटिकार्ड, आप पत्रकार हैं और फिल्म समीक्षक हैं और आधुनिक महिलाओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व भी करती हैं, हम मान सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ है तमाम युवा छात्र छात्राएं जो आप लोगों से अपनी जिज्ञासाएं शांत करेंगे और सवाल जवाब करेंगे। वृंदा जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। माना जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है ये एक ऐतिहासिक फैसला है, पर इसके बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आपकी नज़र में किस तरह का फैसला है ये और समाज पर इसका किस तरह का असर पड़ सकता है? मेरा मानना है कि ये एक अच्छा फैसला है। ये फैसला हमारे संविधान में जो समानता का हक हर नागरिक को दिया गया है और महिलाओं को भी दिया गया है, उसको अपने सामने रखते हुए दिया गया है। मेरा ये भी मानना है कि ये फैसला आज की जो परिस्थिति है, आज का जो समाज है, उसको ध्यान में रखते दिया गया है। क्योंकि आज जो रिश्तों में लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, महिलाएं आज किस स्थिति में है, उन बातों को ध्यान रखते दिया गया है। और इसके जो आगे के संदेश ये फैसला दे रहा है, वो मेरा मानना है कि अच्छे संदेश है। चाहे वो परिवार की क्या कल्पना हम करेंगे, क्या परिभाषा होगी, कौन जिम्मेदारी ले रहा है और क्या अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलनी चाहिए, उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये एक अच्छा फैसला आया। इसमें ये जो रिश्ता है, ये जो महिला है जो कोर्ट गई हैं और जिन्होंने गार्डियनशिप का हक मांगा अपने बच्चे के ऊपर, ये रिश्ता शादी के बाहर का रिश्ता है। वो पुरुष जो हमें जजमेंट से पता चलता है, जिनके साथ उन्होंने ये जिस रिश्ते से ये बच्चा हुआ है, वो पुरुष पहले ही एक शादी में है। वो पुरुष इस बच्चे के जन्म से लेकर अब तक, और 2010 की ये बात है, उस पुरुष का इस बच्चे की रेख देख बढ़ने में कोई भी उनका सहयोग नहीं है, कोई योगदान नहीं है। तो लेकिन कल को ये रियलाइजेशन हो जाए उसमें उस बात को कोर्ट ने ध्यान में रखा है। और बल्कि जो महिला है उन्होंने खुद उस बात को कहा है कि अगर कल को वो पुरुष इस बच्चे के बड़े होने में, उसके जीवन में वो कोई हिस्सा चाहेंगे, तो वो बिल्कुल खुली है कि इस मामले में कि आप सामने आइए
और जो सोल गार्डियनशिप अभी उसके हाथ में दी गई है अदालत से, वो गार्डियनशिप को दोबारा देखा जा सकता है। तो कहीं पर भी ये कोशिश नहीं है कि जो उसका बायोलॉजिकल फादर है उसको नहीं रोल दिया जाएगा, वो अंदाज कहीं भी इस पिटीशन तो में आप नहीं ये कह रही हैं कि हजारों लाखों महिलाएं जो सिंगल पेरेंट हैं उनको ये फायदा पहुंचाएगा ये फैसला, इससे कम से कम उनके भविष्य के लिए एक उनके बेहतर, और बच्चे जी बच्चे के भविष्य के लिए, जी बच्चे के भविष्य के लिए एक बेहतर फैसला हो सकता है। आपकी नज़र में इस फैसले का क्या महत्व है? देखिए, फैसला जो है वो ठीक है, पर जैसे कि इन्होंने कहा कि वो आज के जो इश्यूज हैं और आज की लाइफस्टाइल को देख के दिया गया है, यहीं पे गलती आ जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आज की जो कस्टम्स चल रहे हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से फैसला ठीक है, तो कल क्या होगा? 4 साल या 5 साल के बाद जो बायोलॉजिकल फादर है, जब उसको पता चलता है कि मेरा एक बच्चा या एक मेरी बच्ची है, और तब वो एक केस डालता है और बच्चे को तब वो पिंग पोंग बॉल की तरह खेला इस गेम में लिया जाता है, तब उस बच्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? बहुत आसान होता है कि आज के करंट फैशन को देख के आप एक जजमेंट को इंटरप्रेट कर लें, पर उसके बाद उस माँ का, जब वो ये सोचेगी कि जो पिता हैं वो बच्चे की देख रेख, उसके लिए पैसे दें या मेंटेनेंस दें, और बच्चे का अपना राइट ये जानने के लिए कि मेरे पिताजी कौन हैं, वो क्यों आज आप रोक रहे हैं? जी, आप जरूर ये ऑर्डर पास कर सकते थे कि जो फादर है वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे, इन कैमरा प्रोसीडिंग हो और वो बात वहीं खत्म हो जाए, परंतु आपने इसको इस तरह का जजमेंट दिया जो खींचातानी बढ़ाए रखेगा। जी, एक तरफ तो इस मामले में एक और बात बच्चे के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नारायण दत्त तिवारी के बेटे के मामले में एक फैसला सुनाया था कि बच्चे को बुनियादी अधिकार है कि वो अपने पिता का, मतलब बायोलॉजिकल फादर का नाम जाने और उसका हक हासिल करे। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला और दूसरी तरफ ये फैसला, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि अभी जो इन्होंने बातें रखी ये एक अजम्पशन के बेसिस पे है। उन्होंने कहा कि वो बच्चे को नहीं पता, क्या कहीं पर जजमेंट में लिखा है कि बच्चे को नहीं मालूम उसके फादर का नाम क्या है? महिला ने क्या प्रेयर की, मैं उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है जो अंडर आर्टिकल 21 उस महिला का है, और उसने, कोर्ट ने कहा कि ये भी जानकारी हमारे पास है कि वो पुरुष शादीशुदा है। एक और परिवार में टर्मोइल आ सकता है इस खबर को जानने से। बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने बहुत सेंसिटिविटी से इस मामले को डील किया है। ये कहना कि बच्चे को नहीं मालूम, इसके कोई फैक्ट्स हमारे पास नहीं है। हो सकता है बच्चे को मालूम है, हो सकता है उसको थोड़ा बड़ा होके मालूम पड़ जाएगा। अगर फादर बाद में उसकी पेरेंटिंग में एक रोल चाहते हैं, वो महिला या कोर्ट उसका दरवाजा बिल्कुल बंद नहीं कर रही, और ये कोई फैशनेबल जजमेंट नहीं है। जो आज की तारीख में इंसान इस देश में रह रहे हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना अदालत का काम है। ये उस बच्चे की सुरक्षा के लिए है। बलदेव जी, माना जा रहा है कि ये इंसानियत के आधार पर या इंसानियत के प्रति एक उदात्त भावना रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये फैशनेबल जजमेंट है कि आधुनिक समाज के हिसाब से महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेसिव हो रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जो विवाह नाम की संस्था है उसका महत्व ही खत्म हो जाए। आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन मुझे लगता है कि इस फैसले को आपवादिक रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोर्ट की चिंता सबसे ज़्यादा बच्चे को लेकर है, और इसके ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकाले जाने चाहिए कि ये फैसला अविवाहित महिलाओं को बच्चे को जन्म देने की फैशन या अधिकार दे रहा है। ये कहीं से उल्लेख उसमें नहीं है। ये सारा फैसला बच्चे के भविष्य पर केंद्रित है। आप देखिए, हमारे समाज में बच्चों को पिता का नाम न होने के कारण कितना अपमानित होना पड़ता है। अब बच्चे के पास अपनी माँ का नाम होगा तो वो सम्मान के साथ अपने मित्रों के बीच में, अपने स्कूल में, समाज में मूव कर सकेगा। और हमारे यहाँ ये कोई नई घटना नहीं है जी, नहीं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से इस बात की व्यवस्था है कि माँ का नाम बच्चों को मिला। जाबाल ऋषि हमारे यहाँ हुए,
नहीं, लेकिन हमने प्राचीन काल से ये भी सुना है कि जो ऐसे बच्चे हुआ करते थे उनको देवताओं का नाम दे दिया जाता था उनके पिता के नाम पर। हाँ, तो ये तो और श्रेष्ठता की बात है समाज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महिला के नाम अधिकार मिल जाता है। हाँ। कि जो देखिए भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना है उसमें विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और उस विवाह को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास हमारे यहाँ कानून भी करता है और बिल्कुल एक्सेप्शनल स्थिति में तलाक की स्थिति आती है, कोर्ट भी ये गुंजाइश रखता है कि भाई बात बन जाए तो ठीक है। इसलिए बच्चे की जो प्रताड़ना होती है मानसिक रूप से कि ये यानी गाली के शब्द भी ऐसे बच्चों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बलदेव जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1956, उसको मैं पढ़ रही थी, उसमें जो डिफाइन किया गया है उसके डेफिनेशन में नाजायज संतान लिखा गया है। क्या आप ये मांग करेंगे, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है, तो नाजायज संतान की जो परिभाषा है उसको बदल देना चाहिए, उसको जायज मान लेना चाहिए? फिर तो देखिए बहुत आगे की चीजें हैं। इस मामले को हमें केवल इस रूप में, ये हमारी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, कोर्ट ने इसमें केवल दो बातें कही हैं महत्वपूर्ण। एक बात कि बच्चे के भविष्य को सम्मानजनक बनाया जाए माँ का नाम देकर। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है, जिस बात को लेकर इस देश में कानून का दुरुपयोग होता रहा है कि कानून को मजहबी आधार पर नहीं आंका जा सकता। कानून को हर मजहब से अलग एक संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर, कि संविधान ने सबको समान नागरिक माना है, तो कानून के अगर में सब समान है। नहीं, वो मजहबी आधार वाली बात हम आगे करेंगे। आधार पर क्यों ये नहीं, मजहबी आधार की बात हम आगे करेंगे, लेकिन मैंने जो सवाल किया था, हिंदू लॉ सेक्शन 6B है जो ये कहता है कि जो महिला है वो उसकी नेचुरल गार्जियन हो सकती है चाहे उसका इलिजिटिमेट चाइल्ड हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये मानते हैं आप कि ये इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं है और बच्चे के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए और उसके सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के अधिकार दिए जाएं या इस तरह का फैसला स्वागत योग्य है, तो क्या आप मांग करते हैं कि आने वाले दिनों में जो इलिजिटिमेट वर्ड है इस लॉ में उसको हटाया जाए? देखिए, कानून की पुनर्वीक्षा होती रहती है, सब कानून के विशेषज्ञ हैं। कानून की समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार भी पुनर्वीक्षा हो सकती है। आज भारतीय दंड संहिता की पुनर्वीक्षा हो रही है, उसके प्रावधानों को, इन प्रावधानों को हटाइए। मोदी जी ने कहा है कि हमें 100 से ज्यादा कानून ऐसे हैं जिनको हटा देना चाहिए। तो ये समय के अनुसार ये तय किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है कि किन शब्दों को हटाया जाए, किन को नहीं हटाया जाए। हमें इस फैसले को इसी रूप में देखना चाहिए। कानून ने इसकी कहीं व्याख्या नहीं की है कि नाजायज शब्द को हटाएं कि नहीं हटाएं। उसने उस एक पर्टिकुलर केस में इस मामले को लिया है और उसका केंद्र केवल बच्चा है। बच्चे की चिंता कानून को है और उसी को सुरक्षित करने के लिए अभी भी हमारी सोच में महिला छोटी है और बच्चा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी भी महिलाओं के हक को उस नजर से देखा जा रहा है। क्यों वृंदा जी? जहाँ तक माँ का सवाल है, ये सही है कि अदालत ने इसमें फैसला देते हुए बच्चे के इंटरेस्ट को बहुत श्रेष्ठ माना है और मानना भी चाहिए, मगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उन्होंने माँ के हकों को, माँ के वजूद को माना है या उस महिला के वजूद को कम माना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये महिला सक्षम है, ये अपने बच्चे को बड़ा कर सकती है। इसके कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सामाजिक आर्थिक रूप से पूरी देखरेख नहीं रख सकती, तो उन्होंने उसको एक सक्षम इंसान के रूप में देखा है, उसका राइट टू प्रिवेसी रेस्पेक्ट किया है। तो ये बोलना कि माँ का कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ उन्होंने बच्चे को देखा है, उस जजमेंट को पढ़ने में मुझे लगता है हम गलती कर रहे हैं जी। दूसरी बात ये है, जहाँ पर आपने कहा कि क्या महिला का, ये बात सही है कि आज भी खासकर अगर हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिला का जो एक रोल है, उसकी जो भूमिका बताई जाती है, हमेशा उसमें माँ की जो भूमिका है उसको एक बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। जबकि घरों में अगर आप जाके देखें, हिंदू घरों में, मैं खुद एक हिंदू परिवार से हूँ, तो जरूरी ऐसा नहीं है कि माँ का वहाँ कोई बड़ा ओहदा है, माँ की कोई डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती हैं। तो ये सब जो एक धर्म में हम बात रखते हैं और जब इंसान के हकों की बात करते हैं तो उसके अंदर जो फर्क है उसको बिल्कुल सामने रखना चाहिए। यहाँ पर महिला के हकों की बात होनी चाहिए, वो माँ है कि नहीं है, उन बातों को हमें, जब हम कहते हैं धर्म से कानून का जोड़ मत कीजिए, तो वो यही बात है
कि वो हिंदू धर्म में आप उस औरत को कैसे देखते हैं, उसकी कोई यहाँ पे जगह नहीं है। अगर कानून में, अगर संविधान में उसको इक्वल राइट्स हैं तो वो इक्वल राइट्स उसको मिलने चाहिए, धर्म कुछ भी कहे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है तब तक जो हमारे लॉज हैं, जो फैमिली लॉज हैं, वो रिलीजन से बहुत गहरी तरह से ताल्लुक रखते हैं, जुड़े हुए हैं। 80% लोगों के लिए तो एक ही लॉ काम करता है। Absolutely, और उसी में आप प्रियम्बल पढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए कि उस धर्म में भी महिलाओं की स्थिति क्या है। मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूँ एक लाइन में। आपने सेक्शन पढ़ा, आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा जाएगा कि दरभंगा स्कूल ऑफ थॉट, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, हिंदू लॉ कोडिफाई जो हुई थी वो हमारे कस्टम से हुई थी, वो हमारे रिलीजन से हुई थी। जो रिलीजियस लॉज थे उनको कोडिफाई करा गया 1956 में। एटलीस्ट इन केरला लड़के या लड़की का नाम माँ के नाम से रखा जाता था, बाप के नाम से नहीं रखा जाता था। 1956 में लॉ में चेंज आया और ये चीज़ हटा दी गई। और आज आप 2015 में 1956 की लॉ को लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि ये जो लॉ है ये मैंने कहा इसकी इंटरप्रिटेशन फैशनेबल है, मैंने लॉ नहीं बोला, क्योंकि हर जजमेंट इंटरप्रिटेशन पे चलती है। जो इसकी इंटरप्रिटेशन है जो आज लेकर दी जा रही है, वो लेकर जा रही है कि माँ जो है उसमें ममता भरी हुई है। ये जज, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जज साहब ने कहा और उसकी इंटरप्रिटेशन ली जा रही है। और क्योंकि उनमें ममता है तो अवॉइडली शी वुड बी बेटर टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। अगर आप उस महिला को अपने उसकी ही नज़र में नीचे लेकर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप अगर ये बोलते कि जो लेडी है वो बच्चे का ध्यान अच्छी तरह रख सकती है क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, अगर आप ये रखें, एक्सक्यूज मी, लिखा गया है ना, अपनी अपनी तरीके से व्याख्या आप भी तो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं तो आपको पढ़ के बता देता हूं दैट इट सेड द मदर इज बेस्ट सूटेड टू टेक केयर ऑफ हर ऑफस्प्रिंग सो एप्टली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कन्वेड इन हिंदी वर्ड ममता, द बेंच सेड। करेक्ट, ठीक है ना? तो आप ममता पे मत जाइए, आप एक इंडिपेंडेंट लेडी, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है। इंडिपेंडेंट लेडी वो की भी भी बोला व्याख्या है की ना, है, व्याख्या जरूर बोला करी है, है। मगर जो जजमेंट बेस करा है वो ममता की इंटरप्रिटेशन पे करा है। ये तो Right? जज साहब के तो आपको ये कहना है कि ममता जरूरी नहीं है केवल माँ में हो, पिता में भी हो सकता है और बिल्कुल, पिता भी उसका अच्छा बिल्कुल, संरक्षक हो सकता है। सही बात, Absolutely. इसमें कोई dispute नहीं है। कोई डिबेट भी नहीं है। हाँ, ये तो कोई Absolutely. विवाद debate का तो इसी issue वजह नहीं से है। इसी वजह से अगर आप एक सोशल फैब्रिक को जोड़ के चले, आप ये बोलते हैं कि देखिए जी ऐसा है कि लिव इन रिलेशनशिप में बाप के पास राइट ही नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत ही हिलेरियस सिचुएशन होगी। ये कहीं आप नहीं ये कहा बोलिए, गया। कहा भी नहीं गया। आप ये बोलिए कि फादर के पास इक्वल राइट होगा, और अगर जैसे कि आपने कहा तिवारी जजमेंट जो है, तिवारी जजमेंट के संदर्भ में अगर आप इसको लेंगे तो ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो क्लैरिफाइड होगी। मुझे लगता है ये याद रखना चाहिए, तिवारी जजमेंट में वो बच्चे ने मांगा जी, कि डिमांड की थी ये कि हमें पिता मुझे, देखिए हर केस एक पर्टिकुलर फैक्ट सिचुएशन से निकलता है, उसको इधर से खींच के उधर करने से तो आप लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें मुझे लगता माँ है ने कि guardianship अगर मांगी इसको है। और थोड़ा इसका पर्सपेक्टिव बड़ा करें, इसका थोड़ा दायरा मैं और सिर्फ बड़ा एक करें। सेकंड, क्योंकि ये बात आई है, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हाँ। महिलाओं के हक में नहीं है। यूनिफॉर्मिटी से किसी को कुछ नहीं मिलता है। इगैलिटेरियन सिविल कोड, इक्वल राइट्स इन मैरिज, इक्वल राइट्स इन फैमिली, उसकी बात करें तो बेहतर रहेगा। चलिए हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी ज़रूर आपकी नज़र में जानना चाहती हूँ। आप एक युवा पत्रकार हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, एक हम मान सकते हैं कि आधुनिक महिला का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है, जो वंशवाद है, उन सब को भी, उन बंधनों को भी तोड़ने में ये मददगार साबित हो सकता है फैसला? पहली बात, क्योंकि आपने कहा था कि ये ऐतिहासिक फैसला है, मैं कहना चाहूँगी कि ये अच्छा फैसला है लेकिन ऐतिहासिक नहीं, क्योंकि जो इलेजिटिमेट शब्द है जज साहब ने खुद अपने रूलिंग में इस्तेमाल किया है। तो इलेजिटिमेट जैसा शब्द जिसे हमें मतलब सदियों पहले छोड़ देना चाहिए था, वो इसी रूलिंग में है। तो जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है, उन्होंने बस यही, मीडिया वालों ने बस यही रिपोर्ट किया है कि जज साहब ने कहा है कि अगर कि सोल गार्डियनशिप ये महिला को मिल सकती है, पर ये इलेजिटिमेट शब्द की जितनी निंदा की जानी चाहिए नहीं की गई है। और हमारे उच्चतम न्यायालय में 2015 में किसी जज ने बच्चे के बारे में कहा कि ये इलेजिटिमेट बच्चा है, तो इसका ये मतलब है कि हम इस महिला को समाज के बंधनों से हम आजाद नहीं कर रहे हैं और इस बच्चे को भी आजाद नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, एग्जैक्ट नहीं मालूम कि जज ने इलेजिटिमेट वर्ड का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, किया था। और
ऐसा रूलिंग तभी फायदे में आएगा अगर आप पूरे समाज को देखिए, इस महिला को सिर्फ नहीं, अगर हम समझे कि ये आपने फैशन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, आपको इतना डर क्यों हो रहा है कि एक कानून में एक छोटा सा बदलाव शायद आएगा, क्योंकि हर समाज में अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं तो समाज के में जो बदलाव आता है उसके साथ कानून को भी बदलना चाहिए। और अगर अभी बदलाव आने की गुंजाइश है तो 5 साल बाद भी हो सकती है। और अगेन मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपको इतनी डर क्यों हो रही है कि इस महिला को और इस बच्चे को एक छोटा सा हक मिला है, ऐतिहासिक हक नहीं, छोटा सा हक मिला है, क्योंकि इस जज ने साफ साफ कहा है कि आई एम माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज नो कस्टोडियल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये जजमेंट दे रहे हैं इस बात को मन में रखते हुए कि पिता को अभी इस बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है। आप क्यों सोच रहे हैं कि बच्चे के हक को हर्ट किया जा रहा है? एनडी तिवारी के बेटे के केस में आप देखेंगे कि तिवारी साहब खुद एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे कि वो लड़का उनका बच्चा है। तो आप दो केसेस जो कंप्लीटली अनरिलेटेड है इनको क्यों मिक्सअप कर रहे हैं? ये बहुत छोटा प्रोग्रेस है। बट आजकल खासकर मैं कहना चाहूंगी 2012 के बाद जब हमारे देश में और दिल्ली में एंटी रेप प्रोटेस्ट हुए थे, जो महिला अधिकार आंदोलन है, पहले लॉयर्स, एनजीओज, सोशल एक्टिविस्ट उनका मोनोपोली माना जाता था। पर उसके बाद आम इंसान, आम पुरुष, आम महिला सड़कों पर आए इन बातों के बारे में बात करने के लिए। लेकिन ये भी सच है कि आम महिला, आम युवा सड़कों पर आए, अपने हक की मांग की। क्या समाज में इसका बदलाव आया? बड़े पैमाने पर कोई समाज में बदलाव आया? क्या पुरुष की मानसिकता में चेंज आया? आप मुझे नहीं बुलाते इस डिबेट में, आप इन दोनों को ही बुलाते। लेकिन अब 3 साल बाद आप देख रहे हैं कि आम महिला और आम पुरुष को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ऐसे डिबेट्स में। ये बहुत बड़ी बात है। पर ये बड़ी बात को लेकर बहुत सारे पुरुष हैं और ऐसे महिलाएं भी जिन्हें स्टेटस को पसंद है, बहुत अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस छोटे से जजमेंट को लेकर फैशन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस छोटे से जजमेंट को लेकर उनको लग रहा है कि पुरुषों के हक के खिलाफ कुछ आया है, जबकि साफ साफ इस जजमेंट से पता चलता है कि इस बच्चे के पिता को इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिता खुद शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं और वो अपने उस परिवार के साथ खुश है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि परिवार की जो परिभाषा है वो बदल रहा है हमारे समाज में। और इस जजमेंट का उस बात से ताल्लुक है कि परिवार का ये मतलब होना नहीं, जरूरी नहीं है पिता माँ और बच्चा हो सकता है, माँ और बच्चा हो सकता है, पिता और बच्चा हो सकता है, होना भी चाहिए 2 महिलाएं और बच्चा या 2 पुरुष और बच्चा। ऐना जो सवाल उठा रही हैं कि ये फैसले को इस नज़र से भी देखना चाहिए कि हम आधुनिक जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर अब परिवार के मायने भी बदल रहे हैं। क्या आप लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? देखिए, परिवार के मायने बदलें या पुराने रहें, लेकिन जो परिवार की व्यवस्था है ये समाज के लिए कितनी जरूरी है उसका छोटा बड़ा होना मायने नहीं रखता। क्योंकि जैसे वक्त बदल रहा है, पहले बड़े परिवार हुआ करते थे, आज माइक्रो फैमिलीज हो गई हैं, लेकिन परिवार है। और परिवार बिखरने के खतरे क्या हो सकते हैं, ये आज सारे सामाजिक चिंतक लगातार इन बातों को करते हैं। और वो देश जो परिवार की संस्था को नहीं मानते थे, आज उनको लग रहा है कि परिवार की संस्था को मानना चाहिए। हम इस फैसले को इतना आगे ले जा रहे हैं कि महिला पुरुष का द्वंद्व हमने खड़ा कर दिया इस फैसले को लेकर। इन्होंने शायद द्वंद्व खड़ा करने की शुरुआत की है। इस देश में कभी रहा ही नहीं है। ये तो किसी महिला से पूछिए। पैदा किया गया नहीं, इसको पैदा किया गया है, जानबूझकर पैदा किया गया है। नहीं, ये जानबूझकर नहीं पैदा किया गया। आप जिन परिवारों की बात कर रहे हैं, आप जिस परिवार की परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों में कुछ विकृतियां पैदा कर दी, उनको ठीक करना चाहिए। नहीं, क्योंकि महिलाएं आवाज नहीं उठा रही थी, तो आप तो बड़े खुश हैं। जब तक महिला आवाज नहीं उठाएगी आप बड़े खुश होंगे, क्योंकि आपके लिए ये अच्छी बात है। ये जो परिवार को हम हमेशा प्रेजेंट करते हैं कि ये ऐसी अद्भुत और माना जाता है कि ये कोई भारतीय इन्वेंशन है, वैसे ये भारतीय इन्वेंशन नहीं है। पूरे दुनिया में परिवार होते हैं और कई प्रॉब्लम्स हैं। हर बार बोला जाता है कि ये जो परिवार है बस ये बिखरना नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है।
बिल्कुल सही कहा, कोर्ट्स भी इसको कस्टडी बैटल्स में कि परिवार बना रहे किसी तरह, उन्हीं परिवारों में आप हिंदुस्तान का एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा उठा के देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का डेटा देखिए, डाउरी डेथ का देखिए, डाउरी हैरेसमेंट का देखिए। ये परिवार के अंदर शादी के रिश्ते में और बाकी पारिवारिक रिश्तों में हिंसा हो रही है। अगर परिवार को क्यों चाहिए? अगर परिवार को इतना इंटैक्ट बना के रखना है, आदर्श नहीं, बना तो के रखना है, तो बराबरी का हक, ये परिवार बराबरी के के हक दोष दे नहीं दें। है, ये मानसिक विकृतियां जी हैं। नहीं, आप इसके लिए परिवार को दोष नहीं, देंगे, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बिल्कुल, जो धर्म लोग के परिवार का विरोध करते हैं, देखिए जो लोग परिवार का विरोध करते हैं, हर साल वो 4 खुद से परिवार में रहते हैं। 5,000 मिनिमम भी उस अगर परिवार डोमेस्टिक से बाहर वायलेंस के जाकर केसेस रहने- दर्ज हो रहे उस हैं, परिवार से लोग- बाहर जाकर लोग- रहने बहुत की से वो लोग- पूरी हिम्मत कर पाते। बहुत से जो लोग- परिवार का विरोध अभी करते तक हैं, एक वो मिनट, खुद परिवार में रह रहे जो हैं। एक परिवार मिनट, जो का ये अर्थ- सब कह रहे परिवार का अर्थ व्यक्तियों का समूह नहीं है। परिवार का अर्थ एक भावना है जो हम सबको परस्पर जोड़ती जी नहीं, है, दायित्वों से परिवार जोड़ती सिर्फ है, भावना का रिश्तों से लेकिन जोड़ती इस है। भावना को ये संजोए बिल्कुल इस रखने बात की को- जिम्मेदारी सिर्फ महिला नहीं, की बिल्कुल क्यों नहीं है, है, ये पुरुष सबकी की है। क्यों नहीं? कौन कह रहा है? ये सबकी देखिए, जिम्मेदारी पहली बात तो ये है कि जो परिवार को लेकिन ये उसमें पुरुष महिला का नहीं, देखिए एक तो बिल्कुल यही होता है परिवारों में कि जो आवाज ऊंची कर ले उसी की चलेगी, यही परिवार में भी होता है। बिल्कुल सही, जैसे मैडम, तो आप परिवार कर रही चलते हैं यहाँ हैं, बैठ के, हम सारे तो बेचारे डर के बैठे वो हैं। बेचारे नहीं है, नहीं, आप उनकी आवाज आप तक परिवार नहीं में जो लोग ये रह रहे दिखाता है हैं कि वो कैसे खुद परिवार का बेईमानी विरोध की कर जाती रहे है ऐसा हैं। है, परिवार आप में। परिवार ऐसा से है बाहर कि निकलिए। जितना औरतें जरूरी और है, आप ये बहुत मत मानिए कि मेरा बेटा है, जितने मेरा इधर पति है, जवाब मेरी दे दो, सास फिर है, इनको पूरी मेरे भाई हमारे हैं, पास सब अलग अगर नहीं ये है। किसी और को बोलने दे तो संक्षेप में बहुत से तरह के रिश्ते हमारे देश में हमेशा से रहे हैं। केवल ये परिवार की सूरत ना जॉइंट फैमिली ना न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, उन बातों को हम आगे नहीं देखते हैं। बहुत सारे परिवार बहुत सदियों दशकों से उसमें विमेन हेडेड होते हैं, सिंगल मदर होते हैं, अलग अलग तरीके से रिश्ते लोगों के हैं और उनको क्यों दबाया जाता है समाज में, आज भी समाज में। और ये केवल शहरों की बात नहीं है, जहां पर लोग अलग रिश्ते बना के रहते हैं, उनको ना लीगल रिकग्निशन दी जा रही है ना सोशल रिकग्निशन दी जा रही है। उनके ऊपर इतना आक्रमण होता है इस तरह की फोर्सेस की तरफ कि वो लोग अपने बात को सामने खुले पे नहीं रख सकते। और जब इसलिए ये कहते शायद हैं लगता क्यों है नहीं कि लोग आदर्श रहते, लोग स्थितियां रहते बनी हुई हैं। हैं। आप कुछ देखिए कुछ कहना चाहते हैं? प्रॉब्लम यही होती है कि जब लोग बोलते बहुत है और सुनते बहुत कम है। मैंने हाँ, शुरुआत मैं ये भी कही उनको वही कह थी, रही मैंने थी अभी। शुरुआत ये कही थी कि आज का ये फैशनेबल इंटरप्रिटेशन है, नॉट फैशनेबल जजमेंट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंटरप्रिटेशन है जो आज दिया जा रहा है। अगर ये सोच रहे हैं कि विमेन इस तरह की होंगी तो बहुत डर के रहिए। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जितनी पावर, जितनी राइट और जितनी ड्यूटी महिला की है एक फैमिली में, उतनी ही आदमी की भी होनी चाहिए। और जब तक आदमी और औरत ये ना डिसाइड करें कि आदमी या औरत उस राइट या उस ड्यूटी से परे होना चाहता है, तब तक ये एक साइडेड फैसला नहीं होना चाहिए। ना औरत ना आदमी ये डिसाइड कर ले कि जो दूसरा है या इस फैसले आदमी का औरत। एक ये तो ठीक है, आदमी औरत के संदर्भ में दिल्ली हमने बात हाईकोर्ट कर ने ली। इस जजमेंट में हाँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था हाँ। कि इन कैमरा हाँ। हम आदमी से पूछेंगे कि क्या उसको इस ऑर्डर से कोई परेशानी है, और उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और ये बोला गया कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट गलत थी। मैं ये कहता हूं इन माय ओपिनियन कि वो एकदम सही फैसला था। उस आदमी को अगर आप बुला के इन कैमरा इसका पूछ मतलब लें- आप सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ हैं। मैं आपको खिलाफ लगता नहीं है हूं। कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को आप सही मान रहे हैं, जिसमें मैं महिला कह के रहा पक्ष हूं। में नहीं वो बोला गया। मैं ये बात कह रहा जिसको हूं कोई कि जो इंटरेस्ट दिल्ली नहीं है, हाईकोर्ट, उसको मैं पूछिए ये आपको कह रहा क्या हूं कि चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट भी यही ऑर्डर करती, पर दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन साइडेड राइट हो। अगर आदमी है लेकिन तो आप अगर आदमी वो का नाम- आदमी है इसको तो कोई 5 साल इंटरेस्ट से नहीं कहाँ है। गायब है? मैडम सुप्रीम ये- कोर्ट ने भी इस आदमी का नाम पूछा। इन कैमरा उसने आदमी का नाम बताया, ये बताया कि वो शादीशुदा है, इन कैमरा ये बताया। और दिल्ली हाईकोर्ट भी यही पूछ रहा था और यही कह रहा था कि वन साइडेड। अगर 5-7 बार लॉ चेंज हो जाता है, मैंने बोला ना फैशनेबल इंटरप्रिटेशन, 5-7 बार लॉ चेंज हो जाता है, आदमी सारे खड़े हो जाते हैं। नारी मुक्ति मोर्चा के बाद एक आदमी मुक्ति मोर्चा बना वैसे देते हैं। इस फैसले का एक और पहलू है। नहीं, ये और- बहुत गलत नहीं, इस फैसले का एक और पहलू है और वो क्योंकि पहलू है इसमें- क्या पर्सनल लॉ ये मैं इनके ये डर के बारे में जिसमें कह रही थी। पर्सनल I लॉ don't है, think उसमें this भी is a बदलाव की कोई fashionable- गुंजाइश है क्या? 1 minute. I don't think this is a fashionable interpretation. I think this is a perverse interpretation of the judgment. मैं इस पे Thank चर्चा you. करूंगी, एक I ब्रेक के agree लिए with you. रुकते हैं। Your
मैं अपने मेहमानों से कहूँगी कि ये जो महिला पुरुष का झगड़ा था इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो एक और इस फैसले में जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है, जो धार्मिक पर्सनल लॉ हैं उनका भी दायरा सिकुड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं इस फैसले में। क्या आप लोग इससे सहमत हैं और क्या ये सही दिशा में जाता हुआ फैसला है? वृंदा जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में की गई और ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम पर्सनल लॉ, फैमिली लॉ को धर्म से, क्योंकि वो सब निकले हैं, हर एक पर्सनल लॉ, और उनका असर सबसे ज्यादा महिलाओं के जीवन पर होता है, क्योंकि महिलाओं का ज्यादातर जीवन, जिसको लॉ में प्राइवेट स्पेस कहते हैं, घरों में, परिवारों में है। वहां पे उनके हक अगर धर्म पे छोड़ दिए जाते हैं तो वो बिल्कुल गैर बराबरी मालूम है। लेकिन क्या हमारा समाज इसके लिए तैयार हो चुका है? क्योंकि ये बहस आज से नहीं 70 साल से चली आ रही है। देखिए, ये जो समाज तैयार हो चुका है, समाज तैयार पे अगर हम सवाल छोड़ देंगे तो ये संविधान को अगर आप आज रेफरेंडम में डाल दें तो शायद ये संविधान ना बचे। अगर आप रेफरेंडम में दे दें कि क्या कास्ट सिस्टम रहना चाहिए तो पता नहीं उसके क्या आपको जवाब मिले। तो समाज तैयार है एक बहुत गलत सवाल है मेरे हिसाब से। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो धारणा आज की तारीख में है, जहां कानून में लिव इन रिलेशनशिप्स रिकॉग्नाइज हुई हैं, जहां होमोसेक्सुअल रिलेशंस हैं और उनको आज नहीं तो कल कानूनी मान्यता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी बातें हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में होता है। अगर हमारे देश में ये बात समझने में टाइम लग रहा है तो वो अलग बात है। तो जब आपकी परिभाषाएं परिवारों की, परिभाषाएं रिश्तों की बदलेंगी तो हमको कुछ प्रिंसिपल्स लेने होंगे जो सारे समाज पे लागू। जेंडर जस्ट है, क्या ये जो लोग इन रिश्तों में है, क्या उन सबको बराबरी के हक देते हैं? तो उन आधार पर अगर इसको किया जाए तो हम इसके लिए कदम बढ़ा सकते हैं। और ये कह रही हैं कि आप अगर इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना भी है तो अलग नया स्वरूप देना पड़ेगा, नया स्वरूप देना पड़ेगा, धार्मिक स्वरूप से बाहर निकलना और पड़ेगा। उसमें प्रिंसिपल्स होने पड़ेंगे और वो प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स उठाएंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल्स। क्या आप इससे सहमत है जो वृंदा जी कह रही हैं कि धार्मिकता के दायरे से बाहर निकलकर जो दूसरे और पहलू हैं समाज में, महिला और पुरुष की बराबरी के, या जो परिवार के स्ट्रक्चर के, या नए तरीके के रहन सहन के, उसके आधार पर इसका फैसला होना चाहिए? कानून को देखिए, धार्मिक या मजहबी दायरों में कैद करके नहीं रखा जा सकता। फिर कानून सबके लिए समान नहीं हो सकता। जैसा संविधान ने हमारे यहाँ परिभाषित किया है कि देश के नागरिक सब एक हैं, उसने पुरुष, महिला या मजहब इसके आधार पर कोई भेद नहीं किया है। तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। एक कानून का मतलब ये नहीं है कि आप उसको इस रूप में डिफाइन करें कि इससे किसको दिक्कत होगी, किसको सहूलियत मिलेगी। कानून तो कानून है। अब जैसे शाहबानो केस आया था, लेकिन कानून की व्याख्या तो बहुत तरीके से की जाती है और एक महिला तरीका चाहे ये है हिंदू जो हो या वृंदा जी ने मुसलमान कहा। हो या क्रिश्चियन हो, महिला तो महिला है। महिला के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, उसको सब प्रकार की सहूलियतें, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे घर में बच्ची के रूप में हो, उसकी पढ़ाई लिखाई का मामला हो, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो समान नागरिक संहिता का अर्थ यही है कि देश के नागरिकों को एक कानून के तहत परिभाषित किया जाए और मजहबी आधार पर उनके लिए अलग अलग कानून आप बनाएंगे तो ये दिक्कतें खड़ी होंगी। लेकिन हमेशा से ये एक डर का मुद्दा भी रहा है वृंदा जी। देखिए, आज की हम इसको जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, उससे अलग नहीं कर सकते। अदालत में मैं बहुत तरह के केस करती हूँ, उसमें बहुत से ह्यूमन राइट्स केस होते हैं। अब आप कहते हैं कि ये सबकी बराबरी की हम बात करते हैं, कानून सबके लिए बराबर होगा। लोगों को विश्वास नहीं होता। आए दिन दंगा होता है, खासकर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर आजकल आघात हो रहा है। दिल्ली के आसपास हालांकि हम आज हो रहे हैं, उस विषय पे नहीं चर्चा कर रहे हैं। इसका जोड़ है कि जब आप कहते हैं क्या समाज तैयार है, उस वक्त जब आप समाज को कहते हैं कि आप सब अपने धर्म छोड़ दीजिए, जब आप उनके ऊपर आक्रमण हर रोज उनकी धर्म की आइडेंटिटी के नाम से करते हैं, चाहे क्रिमिनल लॉ में चाहे राइट्स में, वो समाज सिकुड़ जाता है। आप बांग्लादेश का एक तो इसका मतलब जरूरत ये है कि समाज के अंदर भरोसा जगाया जाए, भरोसा हो कि ये जो नियत है वो सही है। आप बांग्लादेश का 1 मिनट उदाहरण लीजिए, वहां पर मुसलमान महिलाओं के पास प्रॉपर्टी के पूरे राइट्स हैं, हिंदू महिलाओं के लेकिन पास आज नहीं यहाँ है। पे शरीयत कानून के मुताबिक भारत में मुसलमान बिल्कुल महिलाओं गलत के है। पास बराबरी की, संपत्ति बिल्कुल की गलत बराबरी है। का हक नहीं है। बिल्कुल गलत है। और क्यों मैं इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ रही हूँ? बांग्लादेश में कैसे मिल गया?
क्योंकि ये एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डायनामिक प्ले होता है पॉलिटिकल स्फीयर में। आप उसको हम देखा नहीं कर सकते, पर क्या हम उसको देखते हुए बाकी बातों को नहीं रखे? बिल्कुल उस पर बढ़े, पर यह कह कि नहीं कि हिंदू का कानून सबसे बढ़िया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में विल का प्रोविजन है। आप कभी भी सर्वे करके देख लीजिए कितनी हिंदू महिलाओं को कभी भी बराबरी का हक मिला है, परिवारों में कहीं नहीं मिलता। नहीं, कोई महिला हिम्मत ही नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर पैतृक पाती? हिंदू संपत्ति महिला में कानून पैतृक लिखा है, संपत्ति कुछ में नहीं कोई मिलता। कोई महिला आज तक अपने यही हक की बात है डिमांड कि नहीं कर हम पाती है। gender दहेज just के laws खिलाफ की बात कानून है, करें। मगर दहेज के खिलाफ कानून कभी उस तरह से पालन ही नहीं हो पाता है। सवाल ये है, एक तो ये सब है जो व्यवहारिक चीजें हैं, Absolutely. दूसरी तरफ ये है जो राजनीतिक संदर्भों की बात वृंदा जी कर रही हैं। क्या इन सब मामलों में हम राजनीतिक संदर्भों से ऊपर उठ पाएंगे ताकि एक स्त्री और एक पुरुष को बराबर हक के लिहाज से देखा जाए और उनको बराबर हक दिलाने के लिहाज से यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखा जाए? देखिए, मैं एक नेशनलिस्ट हूँ। जब मैं कहता हूँ कि एक नेशनलिस्ट हूँ तो मैं एक फेमिनिस्ट भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ। इमेजिन करिए एक देश जहाँ पे लॉज सबके लिए इक्वल है। ये नहीं कि एक औरत क्रिश्चियन है तो उसके लिए अलग लॉ है, एक औरत हिंदू है तो अलग लॉ है, मुस्लिम है तो अलग लॉ है। इवन फॉर मेन, हमारा जो ये देश है ना, एक घड़े की तरह है, हर तरह से क्रैक्ड है। आप अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो आप इस तरह से नहीं सोचेंगे कि जी लॉज आप ऐसे बेटर बनाएं कि औरतों को ऊपर रखा जाए, ये दूसरे आप equal रखा आदर्श जाए। स्थिति की बात सोच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा Uniform सवाल civil है law। उन कम्युनिटीज में भरोसा जगाना। अगर स्टेट उन कम्युनिटीज में ये भरोसा जगा दे तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे। देखिए, शायद यूनिफॉर्म सिविल लॉ जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये इसका दायरा नहीं है मैडम। आई वुड रिस्पेक्ट इट इफ यू वुड रिस्पेक्ट इट आल्सो। थैंक यू। तो हम जब ये बात कर रहे हैं तो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि जी ऐसा है कि आप हिंदू लॉज में अलग लेकर आइए या मुस्लिम लॉज में अलग लेकर आइए। लार्जर पिक्चर देखिए, आप पूरे देश के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए इक्वालिटी पूरे देश में हो, ये नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी में हो या सिर्फ सेक्शन में हो या एक फैसेट में हो। आप जब लॉज देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये क्रिश्चियन लॉ का मैटर है, पर हम इसको एक लार्जर पिक्चर में देख रहे हैं। आप एक लार्जर पिक्चर देखिए ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और एक महिला जो कानून की संरक्षण लेने के लिए हमारे पास आई है, तो उसको हम जो भारतीय संविधान है उसके आधार पर न्याय सुनाना चाहते हैं। और ये भी लैमेंट करा कि अभी तक सिविल लॉ क्यों नहीं यूनिफॉर्म हुआ है, ये भी उन्होंने बोला है। जी, क्योंकि संदर्भ देखना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये कहना कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए और बस हम इस बात से खुश है काफी नहीं है। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, क्या उनके मन में हिंदू धर्म या हिंदू समाज बाकी समाजों से और बाकी धर्मों से प्राथमिक है इस देश में? ये डर इस देश के अल्पसंख्यकों के मन में है। लेकिन अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि आप हिंदू लॉ ले आएंगे और आप कहेंगे कि हिंदू लॉ लिबरल है, क्रिश्चियन लॉ, मुस्लिम लॉ या किसी और का कानून लिबरल नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए और लिबरल्स के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है, जब लोग कंसेंसस के बारे में बात करते हैं अल्पसंख्यकों के बीच, जो पार्टीज इन मामलों के बारे में बात करते हैं, तो वो कंसेंसस महिलाओं से नहीं चाहते हैं। वो कंसेंसस हमेशा उस धर्म के मेल लीडर्स से चाहते हैं। और अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं तो आप ये भी बताइए, क्या आप मानेंगे कि समलैंगिकों के बीच शादी हो, ये भी हमारे कानून में माना जाना चाहिए? क्योंकि बराबरी सिर्फ अलग अलग धर्म के लोगों के बीच नहीं है, और बराबरी हमें सिर्फ महिला और पुरुष के बीच ही नहीं चाहिए, पर एक जैसे हिंदू समाज हो या कोई और धर्म हो, हिंदू समाज में ब्राह्मण और दलित, हिंदू समाज में होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल, हिंदू समाज में विवाहित और अविवाहित लोग, इन सब लोगों के बीच भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये ऐसा नहीं कि हर हिंदू पुरुष को समान हक दिया जाता है। क्या ये आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सब लाने को भी मान सकते हैं? अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी सवाल लें जी, कि क्रिश्चियन लॉ में जो संशोधन आए हैं उसकी किसने लीडरशिप की? क्रिश्चियन विमेन ने। उन्होंने बराबरी के लिए लड़ा। नहीं, लेकिन संशोधन कहाँ है? 1890 के कानून के हिसाब से तो इस महिला को ये गार्डियन एक्ट है। हाँ। ये हर चीज को नहीं कवर करता, ये सिर्फ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है। बाकी अगर आप देखेंगे मुसलमान कानून, उसमें कौन सबसे ज्यादा आगे बढ़ के बोल रहा है? जो मुसलमान महिलाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं चाहती, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनकी आवाज को कोई आगे नहीं बढ़ाता है। उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। बिल्कुल जी, मैं चाहती हूँ लेकिन फिर भी इनकी आवाज को अनसुना न किया जाए।
इंटरप्रिटेशन के बारे में कुछ कमेंट करना, आई थिंक वी आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। आप हाँ, आपके पास सवाल ज़्यादा आप कर सकते हैं, intellect आपकी है। जिज्ञासा, आपके सवाल जो हो वो वन करिए। क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स इट, जब आज मैं जजमेंट पढ़ रहा था तो मुझे वो बात खटकी थी, डिस्कस विद माय फ्रेंड आल्सो, कि हाउ आयरॉनिक यू थिंक द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, कि ऑन वन हैंड यू से कि हमने बच्चे की मान सम्मान के लिए ऐसा डिसीजन दिया, और ऑन द अदर हैंड यू से कि वो बच्चा नाजायज़ है। Exactly. So how बहुत ironic is बात this? That You was are the the point. apex decision-making body of the India, and if you still go on speaking such things, और मैम ने कहा कि this is the word which is used in law, so nothing is absolute. Law is not absolute. Change No, the no, law. it is wrong. Nobody is saying it's right. You're absolutely right. You have what you've pointed and what Anna also said. आप बिल्कुल सही तरफ इशारा कर रहे हैं। कानून में ये जो नाजायज बात है, ये नाजायज का कहाँ से मतलब निकलता है? क्योंकि आप कहते हैं जो धर्म आधारित शादी है, सिर्फ उसको शादी माना जाए। अगर आप कहते हैं आप नए कानून चाहते हैं, आप नए रिश्ते चाहते हैं और वो संविधान पे आधारित होंगे, तो कोई नाजायज औलाद हो ही नहीं सकती। और वही सवाल इन लोगों से है कि क्या आप सच में इस तरह के रिश्ते लोगों के बीच में बराबरी पनपने देंगे? जी बलदेव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बच्चे की मानसिकता पर बहुत बड़ा बोझ है, और केवल यहाँ जितनी चर्चा चल रही है, कानून से केवल आप वैधानिक स्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर समाज में बदलाव आएगा सामाजिक जागृति से। अब जैसे यहाँ बात आई, वो जो एक अपनी लड़की के साथ दिल्ली में दरिंदगी हुई, उसके बाद कितनी जागृति आई, कितने आंदोलन हुए, कानूनों में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां बदली क्या? नहीं बदली। कानून के भरोसे चीज़ों को आप नहीं बदल सकते। कानून केवल कुछ नियमन कर सकता है, लेकिन सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है। हमारे घर में कितनी माएँ अपने बच्चों को, लड़कों को विशेषकर, बचपन से सिखाती हैं कि स्त्री का सम्मान करो। उसको केवल ये सिखाया जाता है, समाज में जागृति लाने का जिम्मा किसका है? जागृति लाने का जिम्मा सबका है, किसी का ठेका नहीं है। हम में से हर एक का है, हर पिता का है, हर माता का है, हर शिक्षक का है, हर वकील का है, हर पत्रकार का है। सबको इस बात की शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। क्या बच्चे को ये सिखाया जाता है कि स्त्रियों का सम्मान करना सीखो, चाहे तुम सड़क पर चल रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ते हो? उसको केवल ये सिखाया जाता है, न शिक्षा में सिखाया जाता है। शिक्षा को कैरियर ओरिएंटेड बना दिया गया, केवल बड़ी उपाधि लो, बड़ी नौकरी करो, खूब बड़ा पैकेज लो, अखबारों में खबर छपती हैं, उसको 2 करोड़ का पैकेज मिला। कभी ये सिखाया जाता है कि तुम अच्छा इंसान बनो? पढ़ाई का मतलब अच्छा इंसान बनना। सवाल ये है कि कौन सिखाएगा? क्या हम अगर ये हम लोग सब इसकी सिखाएंगे। जिम्मेदारी, एक सवाल है। हम लोग जो क्या- बहस कर रहे हैं, तो हम में से हर नहीं, एक की ये जिम्मेदारी है। ये कार्यक्रम भी एक सिखाने का ही जरिया है। बिल्कुल और सही आपने कह रहे वैसे भी मेरे सवाल का जवाब हाँ, नहीं मैं दिया। उसी पे आ रही हूँ। क्या हम ये सिखाएंगे अपने बच्चों को और अपने आप को और कानून बनाने वालों को कि लोग अगर अपनी जिंदगी के कोई फैसले करते हैं जिससे किसी और दूसरे पे कोई असल में असर नहीं हो रहा है, हाँ, अगर उसको दिमाग में कोई परेशानी है तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसको सोचना पड़ेगा। कई लोगों को बुरा लगता है कि महिलाएं खड़ी होकर बोलती भी क्यों है, उसको जूझना पड़ेगा अपने दिमाग से, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कि 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पुरुष हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, हम क्यों नहीं उसको उस रिश्ते को हम सम्मान देते? हम क्यों नहीं सिखाते कि इंसान को सम्मान देना है? इंसान के वो फैसले जो दूसरों को नफरत नहीं सिखाते कि उस देश पे आक्रमण करो, ये नहीं सिखाना है। दूसरे से आप प्रेम कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, किसी और को परेशानी ना हो, आप रहिए। हम इस तरह के जब फैसलों की बात करेंगे, ये कल्चर को बढ़ावा देंगे, तो नाजायज का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कुछ जायज ही नहीं है। जायज इंसान का प्रेम का रिश्ता है। आप प्रेम को अपनी परिभाषाओं में बांध रही हैं। मेरी परिभाषा नहीं है, दुनिया के प्रेम रिश्तों की कोई परिभाषा नहीं होती है। ये बांध रही। हमारी निजी इच्छाएं हो सकती हैं, हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में मानवीय स्वतंत्रता को मानवीय स्वतंत्रता दी है। क्या प्रेम? लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं, आज देखिए अमेरिकी समाज सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है कि किशोरियां मां बन रही हैं। कितना प्रगतिशील देश है अमेरिका, कितना आधुनिक देश है, लेकिन वहां समाज की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बड़ी संख्या में किशोरियां बिन ब्याही मां बन रही हैं। ये तो समाज फिर तो आप इस फैसले के भी आलोचक हो गए। फिर तो आप इस फैसले के भी आलोचक हो गए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बात करें, लेकिन आपको जरूर देखना पड़ेगा कि मेरी स्वतंत्रता जिन लोगों के बीच में रह रहा हूं, कहीं उस समाज की व्यवस्था को तो नहीं बिगाड़ रही है। अगर हर आदमी अपने तरीके से जीना शुरू कर देगा, फिर तो भीड़ बन जाएगी, समाज बिल्कुल नहीं। ये समाज का ये नहीं बोला जा रहा। समाज का एक नियमन होता है, उसके
तभी समाज बनता है, नहीं तो भीड़ है सड़क पे। क्या इतनी भीड़ है? नियम तो जातिवाद में भी है, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत जातिवाद बिल्कुल नियम अनुसार बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। उसको तो कोई सही नियम नहीं अपने ठहराता, आप ना में संविधान सही ठहराता, नियम लेकिन जिसका आधार जातिवाद गलत है, वो नियम गलत है। लेकिन जातिवाद भी इसलिए बढ़ रहा है, जातिवाद भी है। इसलिए बढ़ रहा है कि हम लोग उसकी चिंता नहीं करते। जहाँ हमें स्वार्थ श्रद्धा दिखता है वहां हम जाति की बात करना शुरू कर देते हैं। जी, नहीं, अगला जातिवाद सवाल तो है। हमें खुद वृंदा जी, अगला खड़ा होना सवाल, पड़ेगा इसके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। Firstly, it is shame on us that a woman has to go to Supreme Court to seek a guardianship for her own child. Correct. That's a shame on us. And ma'am, why cannot living in an independent country and democratic country and a country that is considered to be equal for all, a woman who has given birth to the child can be a cannot be a natural guardian of that child. So I want to question all of you, anybody, that why in our country a woman cannot be a guardian of her own child. क्योंकि देखिए, जो आपके आपने जो दोनों बातें, दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस को साथ साथ लिया जा सकता है। आप ये समझिए कि ये जो जजमेंट थी ये एक एक्सेप्शनल फैक्ट्स पे थी, ज़्यादातर ऐसे फैक्ट्स तो नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सेप्शनल जजमेंट को एक खींच के एक जनरलाइज्ड जजमेंट बना दिया गया है। फैक्ट्स वर वेरी स्ट्रेंज। 2 महीने लड़का लड़की साथ रहे, द गर्ल इज अ क्लास 1 और अ गजेटेड ऑफिसर, शी कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चा उसके साथ पढ़ रहा है। पर ये ज़्यादातर नहीं होता। ज़्यादातर होता है कि जो माँ होती है वो चाहती है कि जो आदमी है वो मेंटेनेंस दे, वो उस बच्चे का ध्यान दे, वो नाम दे। और अगर इस केस में आप ये बोले कि 5 साल या 10 साल के बाद वो बच्चा या वो पति, वो आदमी जाके केस करे तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये हमें ही देखना है नहीं, as लेकिन lawyers। ये जो नाम देने वाली बात है ना, ये सिर्फ मानसिकता से जुड़ी हुई है। नाम देने अगर में क्या आप है? कपिल जी, अगर ये आप नाम देने वाले की मानसिकता से निकल आए तो महिलाएं आज इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी लिविंग रिलेशनशिप को स्वीकार किया है। आप एकदम ठीक कह रही हैं। आप रेप एकदम- विक्टिम्स के बच्चे हों या फिर वेश्यावृत्ति से जन्मे हुए बच्चे हों या फिर इस तरह के मामले में बिन ब्याही माँ के बच्चे हों, इन सबों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस मानसिकता से है जो जब आप मानसिकता ये Maintenance Act कहती में केस जाती है, है। औरत को फोर्स करती है कि वो सोचे कि उसको उसके बच्चे को पिता का नाम मिले। ये मानसिकता मैं ये की कह रहा दिक्कत था, है। मैंने पहले क्या कहा कि वो केसेस जहां पे लेडीज ये चाहती हैं, जो ज्यादातर केसेस होते हैं, देखिए हमने प्रैक्टिकली देखना है कि केसेस क्या चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां पे ऐसे केसेस होते हैं जहां वो महिला चाहती है, मैं तो कहती हूँ सुनिए, इन केसेस को कानून के दायरे से निकालकर समाज के बीच ले जाना चाहिए और इन युवाओं से पूछना चाहिए। इनकी भावनाओं को आप देख रहे हैं, ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं जहां इस तरह की चीजें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, वो स्वीकार करने के सुप्रीम लिए कोर्ट तैयार ज्यादा नहीं है। पढ़ा, एकदम ठीक कह रहे हैं। ये लॉ पहले ही आना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए, कोडिफाई होना चाहिए। पर जिस तरह से अभी आया है, जो वर्ड्स यूज करे गए हैं, जो इंटरप्रिटेशन है, वो गलत है। तो आप ठीक कहते हैं जी। एक इनका सवाल शायद रह गया है कि ये क्यों आज की इस परिस्थिति में हमें वापस जाना पड़ेगा कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उनको धर्म पे छोड़ दिया जब हमने संविधान बनाया, और बाकी प्रॉपर्टी के लिए कॉमन लॉ होगा बाकी, और इन चीज़ों को छोड़ दिया गया। सबसे ज़्यादा असर उसका महिलाओं के अधिकारों पर पड़ा। गीता हरिहरन का जजमेंट पहले सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, जहां पर हिंदू गार्डियनशिप एक्ट को चैलेंज किया गया कि क्यों एक माँ गार्डियन नहीं बन सकती, वो बल्कि वो बैंक में अपना डालना चाहती थी एप्लीकेशन। तो ये बात बार बार सिर्फ केस के जरिए, आप सही कह रही हैं, इसीलिए मेरा कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्मली हम सबको अनइक्वल भी बनाया जा सकता है ना। तो यूनिफॉर्मिटी में कोई ग्रेटनेस नहीं होती है, इक्वालिटी में ग्रेटनेस होती है। और इक्वालिटी कैसी, जो आज के नए रिश्तों को सामने रखते हुए लोगों को दी जाए। जी, अगला सवाल सर, आपने बोला कि परिवार में एक पुरुष का होना ज़रूरी है और जजमेंट में आप बार बार बच्चे के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे थे। आपने एक बार भी उस माँ या औरत के बारे में जिक्र ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप जेंडर इक्वालिटी को नकार नहीं रहे? नहीं, पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि परिवार में पुरुष का होना जरूरी है। मैंने ये कहा कि परिवार में माँ, पिता, भाई, बहन, ये सारे लोगों को परिवार मिलाकर परिवार बनता है, जैसी कि एक मान्यता है। और परिवार का मतलब आदमियों का समूह नहीं है। परिवार का मतलब एक भावना है जो हम सबको परस्पर एक दूसरे के हित अहित से, सुख दुख से जोड़ती है। अगर हम उस भावना का पालन नहीं करते हैं तो 4 लोग साथ रहकर भी एक परिवार नहीं बन सकते। अगर फैमिली में पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं और पुरुष इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे को लेकर के, मगर फोर्सफुली क्योंकि आप फादर हैं तो आपको रहना है, अगर ये एक थोप करके ऐसा लॉ बनाया जाए और डेली घर में झिकझिक हो, तो क्या वो उस बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा? उसके फ्यूचर के लिए अगर देखें तो वो ज़्यादा सही होगा? नहीं, वो बिल्कुल डेली सही एक नहीं चीज़ को है। सुनेगा। और इसीलिए तलाक की व्यवस्था की गई कानून में,
और भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे समाज हैं जिनमें मात्र सत्तात्मक समाज है, जहां आदमी को पूछा ही नहीं जाता, सब कुछ माँ के द्वारा चलता है। हमारे यहाँ आप पूर्वोत्तर राज्यों में जाइए, पूर्वोत्तर राज्यों में जाइए आप, वहाँ मैं गई हूँ, ऐसा नहीं है वहाँ। निरे सारे समाज हैं जहाँ पितृसत्तात्मक बिल्कुल नहीं है सर, प्लीज। आप क्योंकि दिल्ली में कहानियां हम लोग दिल्ली में बैठ के बुनते हैं आजकल। अगला सवाल ले लो। नहीं है, समाज नहीं है, आप बस्तर में चले जाइए, वहाँ सब मात्र सत्तात्मक समाज है, सब माँ चलती है, माँ तय करती है सब कुछ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं नॉर्थ ईस्ट रही हूँ, मैं मणिपुर में रही हूँ, मैं आसाम में रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये सोशियोलॉजी में कहीं पास्ट में लिखा गया था, वो मैट्रिलिनियल तो पहले भी नहीं थे। और ये कहना कि केरला मैट्रियाकल है या मणिपुर मैट्रियाकल है, वहां पर महिलाएं कई काम करती हैं जो ज्यादा पब्लिक स्फीयर में है, जो नॉर्थ इंडिया में पहले नहीं हुआ करता था। और क्योंकि वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट है, शायद इसलिए देखी जा रही है। जी, मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। हाँ, ये जो बदलाव आया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें हड़बड़ी में इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ना खारिज करना चाहिए। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, सबसे कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। वो आगे इसकी जरूरत न पड़ जाए कि पुरुष बचाओ मुक्ति मोर्चा, बस इसे भी थोड़ा गौर करना चाहिए। कौन जवाब दे? जी, इसमें दो बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हमने महिलाओं की वकालत की है या कहा है कि पुरुषों का हक ना हो। आपका जो समाज है ये एक रियलिटी है। छोटा सा उदाहरण है, आपके साथ बैठी हुई लड़कियां क्या रात को सड़क पे जा सकती हैं? नहीं, आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ। आप एक गैर बराबर समाज में रहते हैं जहां पर एक तबका दबा हुआ है। वो केवल महिलाएं नहीं है, दलित भी हैं, कई जगहों पे आदिवासी हैं, कई जगहों पे अल्पसंख्यक हैं। तो आप एक गैर बराबर समाज में रहते हैं। जब एक गैर बराबर समाज में रहते हैं, ये जो कानून बदला जा रहा है आज, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, जो क्रिश्चियन ईसाइयों पे लगता है, ये आपको मालूम है कब का कानून है? 1890। आप रह रहे हैं 2015 में। 1890 का कानून अगर 21वीं सदी में बदला जाए तो ये जल्दी या हड़बड़ाहट में किया गया? वक्त नहीं आया कि कानून, संविधान जो 1950 में लाया गया, अब तो हम बराबरी कानूनों में तो देखें, जिंदगी में कब आएगी, प्रैक्टिस में कब आएगी, वो बाद में करेंगे। वृंदा जी, असल में 1890 के कानून का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये है कि वो क्रिश्चियन कानून है और क्रिश्चियन, और इसीलिए बहुत जब आया तो क्यों पर्सनल लॉज को छोड़ दिया गया? जी, महिलाएं उस वक्त भी कह रही थी कि इक्वल लॉज होने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात उठाई। मैं अगला सवाल ले लेती हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। अगला सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। मेरा सवाल आपसे है, एक सभ्य परिवार से सभ्य समाज का निर्माण होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस फैसले से हमारी सभ्यता को कहीं न कहीं ठेस पहुंचने वाली है आगे चल करके? वृंदा जी, संक्षेप में। बहुत संक्षेप में। मुझे मालूम नहीं सभ्य परिवार से हमारा क्या मतलब है। मेरा मानना है कि जिस भी रिश्तों में, वो कोई भी समूह हो सकता है, 4 दोस्तों का समूह हो सकता है, अगर उस रिश्ते में रिस्पेक्ट है, प्यार है, बराबरी है, तो वो अपने आप में उसमें जो बच्चे पनपेंगे, बड़े होंगे, वो बाहर आके समाज में वही बातों को आगे लेके जाएंगे। परिवार जो पुरुष महिलाओं को जोड़ के बनाया गया है, माफ कीजिएगा, वो इसलिए है क्योंकि उसकी जो भूमिका है, उसका जो इतिहास है, वो महिला की सेक्सुअलिटी और लेबर का कंट्रोल है और प्रॉपर्टी को कैसे आप आगे लेके जाएंगे। परिवार उसके लिए बनाया गया है। परिवार हिस्टोरिकली प्यार रिश्तों के लिए नहीं है। इसलिए समाज में जो बदलाव आ रहा है वो प्यार और रिश्तों की बातें कर रहा है, जिससे जो लोग, वो प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल है, बच्चा किसका होगा नहीं होगा उसका जो कंट्रोल है, उनमें घबराहट है, वो आवाजें सुनाई दे रही हैं। जी वृंदा जी, कपिल, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या इससे सामाजिक दृष्टिकोण में, इस फैसले के बाद, हमारी इस बहस के बाद, सामाजिक दृष्टिकोण में कोई बदलाव आप चाहते हैं कि होना चाहिए और आपको उम्मीद है? देखिए, मुझे उम्मीद तो बहुत है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो पहली बात सही तरह से ली जाएगी। अभी जैसे बोला गया था कि जो वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो पैसे से लेकर है, वो प्रॉपर्टी को लेकर देखें, नहीं, वो है बच्चे को लेके कि बच्चे को अच्छा इंसान कैसे बनाया जा सके। हमारे यहाँ पे जैसे किसी ने कहा कि अगर चिक चिक हो रही है घर में, तो वहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ कहीं टूटी हैं। तो जहाँ पे आप फैमिली वैल्यूज़ को ठीक लेकर आएंगे कि औरत और आदमी, पिता और माता, उन दोनों को प्रॉपरली रिस्पेक्ट दिया जाए, जहाँ डर भी हो और प्यार भी हो, वहाँ बच्चा अच्छा निकलेगा, पढ़ा लिखा निकलेगा, कुछ अच्छा करेगा, वो रिस्पेक्ट फैमिली वैल्यूज केवल बच्चे को पालने के लिए है। फैमिली वैल्यूज जो हैं वो पैसे को लेकर देकर नहीं है, ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। वो बहुत बड़ी हैं और वो, हाँ, आपकी जो
बच्चा है उसको आप कैसे पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हो, वो बहुत जरूरी तो है। उसमें फैमिली में प्रेम से ज्यादा ये जरूरी है कि देखिए बच्चे का पालन पोषण कैसे वैल्यूज तो हो, प्रेम से ही आएंगी। मैंने क्या कहा, जहाँ प्यार भी हो और डर भी हो, वो दोनों की दोनों चीजें जरूरी हो, है ना। वैल्यूज का मतलब अगर ये है कि आप पिछड़े सोच को आगे रखें और आप सामाजिक बदलाव नहीं चाहते हैं, जितनी इनसिक्योरिटी हमने ये यहाँ देखा है एक छोटे से कानून में बदलाव की वजह से, अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि अभी जो परिवार है ज्यादातर हमारे समाज में वो पितृसत्ता को नजर में रखते हुए बनाए गए हैं, जहां महिला पिता का नाम लेती है, जहां महिला अपने घर को छोड़ के पति के घर जाती है, जहां बच्चा हो तो बच्चा भी पिता का नाम लेता है। प्यार मोहब्बत ये सब कहने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन बच्चे को समाज में पिता का बच्चा माना जाता है, माँ को एक दर्जा दिया जाता है। हम तो उम्मीद कर रहे थे, हमें ये उम्मीद है कि इस फैसले के बाद जो जातिवाद, कुलीनवाद, वंशवाद, इस तरह की जो चीजें हैं वो खत्म होंगी और प्रेम थोड़ा और आगे बढ़ेगा सबके लिए। अमृता, एक जजमेंट से पूरा समाज नहीं बदलेगा, लेकिन इस जजमेंट पे जितनी व्याख्या और जितनी बहस होगी उससे समाज में जागृति जरूर आएगी। हम यही उम्मीद करते हैं। कानून में बदलाव चाहिए और हमें समाज में भी बदलाव चाहिए जो ऐसे डिस्कशन से हो सकता है। हमें उम्मीद है कि ऐसे डिस्कशन से जरूर कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। आज इस चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए और आपका भी धन्यवाद।